नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में मैं आपको हिंदू ग्रंथों में जो सृष्टि का वर्णन बताया गया है वह आपको एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बताने का प्रयास करूंगा। अभी तक सृष्टि के विषय में जितने भी हिंदू ग्रंथों के अध्ययन हुए हैं वे सब के सब या तो संस्कृत विद्वानों द्वारा किए गए हैं जिन्होंने संस्कृत श्लोकों का अनुवाद हिंदी में किया, उन्होंने करे हैं। कदाचित उनमें विज्ञान की दीर्घ समझ रखने वाले विद्वान कम ही रहे। अतः जो कुछ भी हम हिंदुओं द्वारा सृष्टि के विषय में हमारे ग्रंथों में समझा गया है वह वैज्ञानिक नहीं लगता, वह काल्पनिक अथवा दार्शनिक लगता है। परंतु जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह पूर्णतया वैज्ञानिक है और आप जानकर अचंभा करेंगे कि हमारे ग्रंथों में कितने विस्तार से समस्त प्रकार के विज्ञान बताए गए हैं। तो मित्रों, अब मैं एक चित्र के माध्यम से सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में आपको बताऊंगा। तो मित्रों, इस चित्र को देखें। यह चित्र सृष्टि के विषय में है, यानी कि यह ब्रह्मांड जिसमें हमारे सारे तारागण, सारे प्लैनेट, पृथ्वी, सूर्य इत्यादि हैं, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो जो हमारे ग्रंथों में बताया गया है वह समझे। हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि समय का कोई आदि अंत नहीं है, समय निरंतर चल रहा है। जिस प्रकार की आज के वैज्ञानिक कल्पना करते हैं कि कदाचित समय एक टाइम पर उत्पन्न हुआ और तब से समय चल रहा है, ऐसा हमारे ग्रंथों में नहीं बताया। हमारे ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बताया है कि समय अनादिकाल से चल रहा है। दूसरा, हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि एक नॉलेज फील्ड भी है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। एक यह नॉलेज फील्ड है जो कि ब्रह्म के अनंतर कार्यरत है, यानी कि ब्रह्म का ही हिस्सा है, ब्रह्म का ही भाग है। तो इस नॉलेज फील्ड, टाइम और तीन प्रकार के गुण, इनके इंटरेक्शन से 6 प्राकृत सृष्टियाँ हुई हैं। यह डार्विन के सिद्धांत जैसा नहीं है जिसमें कि बता दिया कि किसी भी प्रकार जो है हमारी भौतिक पदार्थ बन गए और उससे फिर जीव बन गए और उससे सृष्टि चलने लगी। ऐसा कुछ नहीं है। आप जानकर अचंभा करेंगे कि कितने विस्तार से हमारे ग्रंथों में सृष्टि का विवरण दिया गया है। तो 3 गुण, समय और जो नॉलेज का, जो ज्ञान का जो फील्ड है, जिसमें कि जो हम कहते हैं कि हमारे कर्म भगवान से छुपे नहीं रहते, तो वे इस प्रकार छुपे नहीं रहते कि जितने भी हम कर्म कर रहे हैं वे सब के सब इस नॉलेज फील्ड में स्टोर हो जाते हैं। ये वैसे ही है जैसे कि जो भी आप यदि चाहें तो कंप्यूटर पे क्लाउड स्टोरेज कर सकते हैं, तो उसमें सारा डेटा, सारा ज्ञान उस स्टोरेज में रहता है। इसी प्रकार ये जितने भी सृष्टि में ब्रह्मांड हैं, जितनी भी सृष्टियां हैं, उन सब का नॉलेज बेस, उन सब का ज्ञान इस नॉलेज फील्ड में, क्षेत्र में, ब्रह्म में एकत्र होता रहता है। और मित्रों, यह इतना विशाल है कि जितनी भी सृष्टियां हैं उनमें जितने भी मानव हैं उन सब का कर्म का डेटा, कर्म का ज्ञान इस क्षेत्र में स्टोर होता रहता है, समाहित होता रहता है। तो यह एक अनंत काल से चला आ रहा ब्रह्म है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया।
उसमें यह एक ज्ञान का क्षेत्र है जिसमें कि समस्त मानवों के कर्मों का लेखा जोखा जमा रहता है। तो यह फील्ड टाइम और तीन गुण, इनके इंटरेक्शन से क्या बनती हैं? छह प्राकृत क्रिएशंस, छह प्राकृत सृष्टियाँ। तो फर्स्ट क्रिएशन जो है वो होती है महतत्व की। वर्तमान में कोई नहीं जानता कि महतत्व क्या है। तो यह एक तत्व है जिसकी उत्पत्ति इन तीनों के इंटरेक्शन से सबसे पहले होती है। ये पहली सृष्टि है। दूसरी सृष्टि जो है वह है अहंकार की, यानी कि बुद्धि की। मित्रों, इसे हमारे ग्रंथों में अहंकार इस कारण कहा गया है क्योंकि बुद्धि तो प्योर बुद्धि होती है, परंतु अहंकार में तीनों गुणों का, यानी कि सात्विक, राजसिक और तमस गुणों का समन्वय हो जाता है। तो वह बुद्धि बुद्धि प्योर बुद्धि नहीं रहती, वह बुद्धि अहंकार के नाम से हमारे ग्रंथों में बताई गई है। यह है दूसरी सृष्टि। मित्रों, यह अहंकार जो है जिसकी सृष्टि हुई हुई है, यह तीन प्रकार की इंटेलिजेंस, बुद्धि, या फिर हम इसे कहें कि शक्ति, तीन प्रकार की बौद्धिक शक्तियों का समन्वय है। तो इसमें पहली क्या है? वैकारिक नॉलेज पावर, यानी कि प्योर ज्ञान की शक्ति, जिसे कि वैकारिक सृष्टि कहा गया है। दूसरी है तेजस एक्शन पावर, यानी कि तेजस अहंकार, जो कि हमारे कर्म को जन्म देता है, हमारे एक्शन करने को जन्म देता है। मित्रों, इसकी गहराई समझें। और तीसरी सृष्टि, तीसरी शक्ति जो इस अहंकार में है वह है तमस शक्ति की, जो कि भौतिक शक्ति को उत्पन्न करती है। मित्रों, आप समझ रहे हैं? आप इस चित्र में आप ध्यान से देखें। वैकारिक अहंकार, तेजस अहंकार और तमस अहंकार। तो जितने भी आप समझें, ये बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए, कि जितने भी भौतिक पदार्थ हैं, जितनी भी भौतिक सृष्टि है, यानी कि जितने भी तारागण हैं, यह प्लैनेट सिस्टम है, ग्रह सिस्टम है, और ये हमारी पृथ्वी है, सूर्य है, यह सब भौतिक सृष्टि है और यह तमस अहंकार से उत्पन्न हुई है। अभी थोड़ा आगे चल के आपको इसका महत्व समझ में आएगा। तो यह जो है तमस शक्ति, यह किस चीज की उत्पत्ति करती है? चौथी सृष्टि, जो कि भौतिक सृष्टि है। तो आप समझिए कि समस्त भौतिक सृष्टि इस तमस अहंकार से उत्पन्न है। और कदाचित क्या यही कारण है कि लगभग समस्त मानवों की बुद्धि प्रिडोमिनेंटली, अधिकांश रूप से तमस रूप में निवास करती है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है जो कि आपको समझना बहुत ही आवश्यक है। और यही कदाचित संकेत करता है कि जो हमारे ग्रंथों में मानव सृष्टि का उद्देश्य बताया गया है, हमारे ग्रंथों में मानव सृष्टि का उद्देश्य क्या बताया गया है? वह बताया गया है सबसे पहले तो अपनी बुद्धि का सात्विक बनाना, और दूसरा उस सात्विक बुद्धि से कर्म करना। मित्रों, इस चीज़ को समझिए, जो उद्देश्य है इसको विस्तार में मैं बाद में जाऊंगा। तो मानव सृष्टि का उद्देश्य यह नहीं है कि धन कमाओ, ऐश करो, घूमो फिरो। यह मानव सृष्टि का उद्देश्य हमारे ग्रंथों में नहीं बताया गया। हमारे ग्रंथों में विस्तार से श्रीमद् देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि मानव उत्पत्ति का उद्देश्य अपनी बुद्धि को सात्विक बनाना और उस सात्विक बुद्धि से
कर्मों का निष्पादन करना। आप इसे ध्यान रखें मित्र। अब इस तमस थर्ड सृष्टि जो है, तीसरी सृष्टि जो है, इसमें एक और चीज मित्रों नोट करने वाली है कि इसमें सीधा ऐसा नहीं है कि भौतिक पदार्थ बन गए, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि भौतिक पदार्थों के साथ साथ हमारी इंद्रियों की उत्पत्ति भी हुई है, यानी कि जितनी सेंसेस हैं उनकी उत्पत्ति भी भौतिक पदार्थों के साथ साथ हुई है। न कि पहले भौतिक पदार्थ बन गए और फिर उससे जीव उत्पन्न हो गया, उसके बाद सेंसेस बन गई, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भौतिक पदार्थों के साथ साथ सेंसेस की भी सृष्टि हुई है। इसे आप अभी समझेंगे। तो मित्रों, भौतिक पदार्थों के लिए सबसे महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट क्या है, आवश्यकता क्या है? वह है स्पेस का होना। स्पेस यानी वॉल्यूम का होना। तो सबसे पहली भौतिक सृष्टि जो हमारे ग्रंथों में बताई गई है वो है स्पेस की, यानी कि स्काई की, जिसे कि हमारे ग्रंथों में आकाश बताया गया है। तो वह वॉल्यूम की उत्पत्ति है। जो जितना क्षेत्र है ये जिसमें भौतिक पदार्थ हैं, उस क्षेत्र की उत्पत्ति सबसे पहले बताई गई है। दोस्तों नोट करें, ये बहुत वैज्ञानिक है। और इसके साथ साथ ही किसकी उत्पत्ति बताई गई है? क्वालिटी, अल्फाबेट की क्वालिटी, यानी कि अक्षर की क्वालिटी, जो कि आकाश के साथ उत्पन्न होती है, स्काई स्पेस के साथ ही उत्पन्न होती है। यानी कि जो शब्द हैं, क्योंकि बिना शब्दों के, बिना बोलचाल करे मानव सृष्टि का कोई महत्व नहीं है। तो यानी कि जो शब्द हैं वे सृष्टि की उत्पत्ति से पहले ही उत्पन्न हो चुके थे। यानी कि जो हमारी संस्कृत भाषा के शब्द हैं वे सृष्टि की उत्पत्ति से उनका सृजन पहले का हुआ है। संस्कृत भाषा इतनी पुरानी है, इसे इस कारण संस्कृत भाषा का अत्यधिक महत्व है। और यह केवल मनुष्यों की भाषा नहीं है, ये बोलचाल की भाषा नहीं है, ये ब्रह्मांड की भाषा है। यदि हमें ब्रह्म से वार्तालाप करना है, यदि हमें ब्रह्म से बातचीत करनी है, उससे समन्वय बिठाना है, तो सबसे पहले हमें संस्कृत का जानना आवश्यक है। और इसी कारण जितने भी हमारे वेद हैं, पुराण हैं, वे ओरिजिनली समस्त ग्रंथ संस्कृत भाषा में रचे गए हैं। हो सकता है कुछ हजार वर्ष पहले उन्हें हाथ से लिखा गया हो, परंतु ज्ञान रूप में वे सब के सब ग्रंथ हमारे जो हैं वे संस्कृत भाषा में ही हैं। इस कारण संस्कृत भाषा भी बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, आप समझ रहे हैं इसका महत्व? तो जो सबसे पहली उत्पत्ति तमस अहंकार से हुई है वह हुई है स्पेस की, क्षेत्र की। उस क्षेत्र में उसके बाद कौन सी उत्पत्ति हुई है? वह हुई है वायु की। वायु यानी समस्त गैसेस, समस्त गैसीय पदार्थ। मित्रों, आप समझ रहे हैं? और इसकी क्वालिटी क्या बताई गई है? अल्फाबेट प्लस टच, यानी कि शब्द और स्पर्श। मित्रों, यह सब आप ध्यान से सुने कि सबसे पहले स्पेस की उत्पत्ति, उसके बाद वायु यानी समस्त गैसीय पदार्थों की उत्पत्ति हुई। तीसरी उत्पत्ति हुई है तेज की। यहाँ तेज का अर्थ केवल एनर्जी नहीं है, शक्ति नहीं है। यहाँ तेज का अर्थ है लाइट। जो ये लाइट आपके चारों ओर है, यह तेज है। और बिना लाइट के, बिना प्रकाश के आप कुछ देख भी नहीं सकते। इस भौतिक सृष्टि में आप कुछ नहीं देख सकते।
और इस कारण इसका गुण, तेज का जो गुण है, जो प्रकाश का जो गुण है, वह बताया गया है शब्द, स्पर्श और फॉर्म। मतलब कि आप जो कुछ भी बना हुआ है उसकी फॉर्म देख सकते हैं, उसका निरूपण देख सकते हैं। और प्रकाश के साथ इसकी, इस सेंस की, देखने की सेंस की उत्पत्ति हुई है। मित्रों, यह सब पॉइंट बहुत वैज्ञानिक हैं और वर्तमान के डार्विन के सिद्धांत से तो 100 साल आगे हैं। अब चौथी उत्पत्ति किस चीज़ की हुई है? वह हुई है लिक्विड्स की, जल की, जो कि हमारे ग्रंथों में जल रूप में बताया गया है। और इसकी क्वालिटी क्या है? शब्द, स्पर्श, दृष्टि और टेस्ट। मित्रों, यदि आपका मुंह सूखा हुआ है, उसमें जल नहीं है, क्या आप कुछ टेस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो चखने की, जो जीवा की जो चखने की शक्ति है, वह इस जल के सृष्टि के साथ में ही हुई है। ये समस्त जो जितने भी हमारी सेंसेस हैं, इंद्रियां जिनको बोलते हैं, उन सब की उत्पत्ति भौतिक पदार्थों के साथ साथ हुई है। यह हमारे ग्रंथों में बताया गया है। और पांचवी सृष्टि जो है वह है भौतिक पदार्थ, जो कि सॉलिड्स हैं। हमारे पूरे ब्रह्मांड में जितने भी सॉलिड कण हैं, उनकी उत्पत्ति पांचवें स्टेज में हुई है। और इसके जो गुण बताए गए हैं वे हैं शब्द प्लस स्पर्श प्लस फॉर्म, यानी कि उसका निरूपण, प्लस टेस्ट, जीवा का टेस्ट, प्लस स्मेल, जो कि आपके नासिका द्वारा की जाती है। तो यह पांच भौतिक पदार्थों की सृष्टि के साथ साथ यह पांच इंद्रियों की भी सृष्टि हुई है। जो हमारे संस्कृत के विद्वान थे, जो हमारे ट्रांसलेटर्स थे, उनको यह वैज्ञानिक विस्तार समझ में नहीं आया, तो उन्होंने अपने समझ के हिसाब से ग्रंथों का ट्रांसलेशन कर लिया। और वही समस्त जनमानस को, समस्त हिंदू जनमानस को पता है, और वे जान नहीं पाते कि ये क्या है। परंतु अगर यदि हम इसे वैज्ञानिक रूप से देखें, तो मित्रों आप इसे समझें कि यह कितना वैज्ञानिक है। मित्रों, तो इस प्रकार आपने देखा कि सृष्टि की पहली 4 स्टेजेस हमारे ग्रंथों के अनुसार क्या है। और निश्चय ही आप समझिए कि संस्कृत के विद्वान, अनुवादकार, उनके लिए यह सब समझना कुछ कठिन है। आपने यह भी देखा होगा कि जो विज्ञान हमारे ग्रंथों में है वह कितना विकसित है। तो सामान्य जन के लिए इस ज्ञान को समझना सामान्यतः थोड़ा कठिन है, परंतु यह विज्ञान हमारे ग्रंथों में है, हमने यह देखा है। और इससे भी अधिक विस्तार से विज्ञान हमारे ग्रंथों में उपलब्ध है। मित्रों, यह वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो आगे की सृष्टियाँ मैं आपको अगले वीडियो में बताता हूँ। हमारे आने वाले वीडियो अवश्य देखें, जिससे कि आपको हमारे ग्रंथों में जितना विज्ञान उपलब्ध है उसका एक आइडिया मिलेगा, आपको कुछ थोड़ा सा ज्ञान होगा उसके विषय में। इसलिए हमारे आने वाले वीडियो अवश्य देखते रहें। नमस्कार मित्रों।